को, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने परमाणु भार के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि उस लेक्चर में हमें 2-3 चीजें पढ़नी थी। क्योंकि वीडियो में छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आपको उबन मतलब जो है ना हो और आसानी से आप उसको निरंतर मतलब देखें और आपको समझ में भी आए। क्योंकि लॉन्ग वीडियो जब होता है तो हम पहले के जो 4-5 मिनट होते हैं उसको सही से समझते हैं, बाकी बस केवल ये होता है कि समझते हैं, काम चलाओ जिसको कि बस हो गया देख लिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे वीडियो खंड रहते हैं जिससे आप उसको आसानी से बार बार रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं एक टॉपिक लिखा हुआ अणुभार, जो मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में या मतलब जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक में वो क्या पढ़ना है, अणुभार। अणुभार है क्या? चूंकि अणुभार पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परमाणु भार की, जो मैं पिछले वीडियो में परमाणु भार के बारे में आपको क्या किया हूं, बता चुका हूं। अब अणुभार के बारे में बात करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूं कि अणुभार है क्या। क्योंकि जब अणु की बात करते हैं तो मैंने कहा कि अणु जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कहते हैं अणु 2 प्रकार का होता है। कहेंगे कैसे? एक अणु होता है, आप याद करिएगा क्लास 9th का लेक्चर जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने पढ़ा था अणु परमाणु की डिफिनीशन, उसमें एक चीज बताई गई थी कि जो परमाणु के अणु होते हैं और यौगिक के अणु होते हैं या अणु के यौगिक होते हैं, बात समझिएगा, दोनों बातें एक ही है। इनमें बताया गया कि जब परमाणु आपस में समान प्रकार के परमाणु मिल जाएं, समान मतलब क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, और मिल करके इस प्रकार के अणु बनाए तो उनको परमाणु के अणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? परमाणु के अणु कहते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं कि जब वही परमाणु एक से अधिक प्रकार के, मतलब समान प्रकार के ना हो, एक से अधिक प्रकार के, और फिर वो आपस में अगर मिल जाएं तो जो वो अणु बनाते हैं उसे यौगिक कहा जाता है, या उसे अणु के यौगिक या यौगिक के अणु भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं उसी पर कि अणुभार है क्या। तो चूंकि अणुओं में उपस्थित क्या है? परमाणु, और परमाणुओं का कुछ ना कुछ क्या होता है? भार। देखिएगा, फिर से सुनिएगा, अणु में क्या होता है? परमाणु, और परमाणु का कुछ ना कुछ होता है भार। तो कहते हैं कि यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित हों और उसका जितना भार हो उसको क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए, तो उसे अणुभार कहा जाता है। तो चलिए मैं आपसे आगे डिफिनीशन के माध्यम से बात करता हूं और आप लोग साथ साथ में क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए, कहते हैं कि अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के, अणु में उपस्थित अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के परमाणु, विभिन्न प्रकार के परमाणु, अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु के परमाणु भारों का योग, के परमाणु भारों का योग। देखिएगा, डिफिनीशन किताबी डिफिनीशन नहीं है, हम आपके लिए समझने के लिए डिफिनीशन बता रहे हैं, और टेंशन नहीं लेना है। यही डिफिनीशन जो मैं लिख रहा हूं यही क्या है, 100 की 100% करेक्ट भी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु है, फिर क्या लिखते हैं? विभिन्न प्रकार के परमाणु के परमाणु भारों का योग, मतलब जो परमाणु हो उनके परमाणु भारों का क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए, का योग अणुभार कहलाता है, अणुभार कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल या उदाहरण लेकर के इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? H2O के बारे में। फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में? C6H12O6 के बारे में। फिर मैं बात करता हूं C12H22O11 के बारे में। ठीक, बात करते हैं। चलिए आइए, कहते हैं कि H2O लिखा है,
H2। आप ध्यान दीजिएगा H2O में कितने परमाणु हैं, तो अगर देखा जाए तो परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो परमाणु 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन भिन्नात्मक इकाई के अनुसार देखा जाए तो परमाणु की संख्या भिन्नात्मक के आधार पर कितनी है, 2 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा क्या, ऑक्सीजन परमाणु, जो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखा जाए कि परमाणु की संख्या कितनी है उस अणु में, तो 1 और 2 कितनी हुई, 3 हुई। तो कहते हैं डिफिनीशन के अनुसार कि अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु भार, अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के परमाणु भार का योग ही क्या कहलाएगा, अणुभार। तो चलिए देखिएगा पहले लिखने का तरीका क्या है, इसको सीखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको 2H भी लिखा जा सकता है। साथ में हम बात करते हैं O, तो O की संख्या कितनी है, 1, तो हमने 1 ही लिख दिया। अब जो जिसका जितना परमाणु भार होता है उसके तत्वों के, उसके परमाणुओं के संख्या के जगह पर क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे H परमाणु का भार कितना होता है, 1, तो H की जगह कितना, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ऑक्सीजन की जगह पर क्या होगा, 16। तो देखिएगा लिख करके हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुणे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16। अब इसको जोड़ते हैं, क्योंकि कहा गया है क्या, योग। अब जोड़ेंगे इसको हम, तो क्या होगा, 16 और 2 कितना हुआ, 18। इसके मतलब जो जल एक प्रकार का अणु था उसका अणुभार कितना है, 18 है। चलिए आइए दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, आप लोग इसको समझिएगा विधिवत से, उसी प्रकार से लॉजिक। दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है, C6H12O6 है, C6H12O6 है, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं लिखने का तरीका, कि जो परमाणुओं की संख्या उसके पीछे लिखी है उसी संख्या से उस परमाणुओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम पहले क्या लिखेंगे, 6, फिर क्या लिखेंगे, गुणे H, फिर क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का योग, मतलब इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हमने लिखा, 6 गुणे H, 6 गुणे C, क्योंकि C की संख्या कितनी है, चूंकि C की संख्या कितनी है, 6 है। फिर बारी आती है H की, तो क्या लिखेंगे, 12 गुणे H, फिर लगाएंगे क्या, प्लस, फिर उसके बाद में देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6, इसलिए क्या लिखेंगे, 6 गुणे O। अब देखिएगा जितना इनका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, हम उसके परमाणुओं की जो संकेतांक है उसके स्थान पर उसके परमाणु भार को लिखेंगे। तो देखिएगा क्या हो सकता है, 6 गुणे 12, क्योंकि एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता, 12, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। दूसरे में हम चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 12 गुणे H, मतलब 12 गुणे H है, और H का कितना होता है, 1, तो क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 1। फिर आगे हम बढ़े, प्लस लगाएंगे, हम लिखेंगे 6 गुणे ऑक्सीजन का भी हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा कि क्या था, 16 था एक ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो हमने क्या लिख दिया, 16। अब इनको हम आपस में गुणा करें तो कितना होगा, 12 छंग कितना होगा, 72, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद में 12 एकन्नम 12, प्लस लगाएंगे, और 16 छक्का 96, फिर हम क्या लिखेंगे, बराबर। अब इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा, पीछे के अंकों को पीछे के अंकों से और आगे के अंकों को आगे के अंकों से जोड़ा जाता है। तो 6 2 8, 2 कितना हुआ, 10, तो हमने क्या लिख दिया, 10 के 0। अब बचा कितना, 1, 9 1 10, 10 और 7 17, और 17 और 1 कितना होता है, 18। हमें अणुभार जो मिला ग्लूकोज का वो कितना मिला, 180। अब चलिए मैं तीसरे एग्जाम्पल में ऐसे ही यही विधि अपनाता हूं। तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है, C12H22O11, या इसी को C12H22O11।
अगर पूछें कि इसका नाम सर क्या होगा, तो इसका नाम सीरा होता है। क्या नाम होता है? सीरा या सुक्रोस इसको कहा जाता है। चलिए हम पहले इस तरीके से इसको बदलते हैं सूत्र में। जो परमाणुओं की संख्या उसके बगल में नीचे लिखी हुई है उसकी संख्या को हम पहले लिखेंगे आगे, और फिर जिस परमाणु की संख्या है उसी परमाणु से उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 12 गुणे सी। फिर क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि जोड़ होना चाहिए परमाणुओं का। फिर संख्या है हाइड्रोजन की कितनी? 22, तो 22 गुणे क्या लिखेंगे? H। फिर बारी किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या है 11, तो क्या लिखेंगे? 11 गुणे O। अब फिर से हम क्या करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु भारों को हम रखते हैं वहां पर। तो क्या लिखेंगे? 12 गुणे कार्बन का कितना होता है? 12, और फिर उसके बाद में प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 22 गुणे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। फिर क्या लिखेंगे? प्लस। फिर हम जानते हैं कि 11 ऑक्सीजन है, तो 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 11 गुणे क्या हो जाएगा? 16। अब चलिए इनको हम आपस में टोटल गुणा करके लिखते हैं, प्लस बना करके। तो 12 बरहिया में होता है 144, मतलब अगर 12 गुणे 12 कहीं लिखा हो तो उसको 144 कहा जाता है। प्लस लगाएंगे। 22 को अगर 1 से गुणा किया जाए तो 22 ही आएगा, लेकिन आप सोचते होंगे जीरो क्यों लगाया गया? हमने जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये संख्या कितनी है? 3 है। तो इसको, इस संख्या को भी हम 3 में परिवर्तित करने के लिए, भाई अगर पीछे जीरो लगा दे तो 220 हो जाएगा, लेकिन आगे जीरो लगाने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर हम क्या लिखते हैं? प्लस। फिर बारी आती है 16 और 11 गुणा करना। तो देखिएगा 16 और 11 का जब हम गुणा करते हैं आपस में तो होता है 176। कितना होता है? 176, जिसको 176 भी कहा जाता है। चलिए हम अपने उसी पुराने नियम में इनको जोड़ते हैं कि पीछे की संख्याओं को पीछे की संख्या से, मतलब 6 को 2 से और यहां 4 से, तो 6 2 8, 8 4 कितना हुआ? 12, और 12 के कितना लिखा हमने? 2 लिखा। फिर बीच की संख्याओं को बीच की संख्या से, 7 2 9, 9 4 13, और एक हासिल बचा हुआ था, कितना था? हो गया 14। फिर आपके पास कितना बचा? 1। अब आगे की संख्याओं को आगे की संख्या से 1 और 1 2, और एक हासिल बचा हुआ था, कितना हुआ? 3। तो इसका अणुभार कितना मिला? 342। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें, साथ में आप मतलब जो है चैनल पर जब आते हैं तो वीडियो पर, तो उसमें एक क्या कहते हैं कि वो दिया हो रहता है कि बेल आइकन की घंटी दबावें, क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है। आप लोग जो होता है बेल आइकन को, मतलब हाँ, किसी को चैनल जब शेयर करते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन शायद दबाया जाता है, तो जब वीडियो को शेयर करें तो दूसरे को बता भी दिया करें कि घंटी दबा दें, जिससे अगर कोई वीडियो नया बनाया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक कुछ ऐसे करके होता है, उस पर भी दबा दिया करें। साथ में अगर चैनल पर कोई भी व्यक्ति नया अगर वॉच करे तो उससे मतलब जो है विनम्र निवेदन है कि चैनल के मतलब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये अचूक तरीका है अणुभार निकालने का, आज के बाद ये कभी भूलेंगे नहीं, ये वादा आप लोग करिएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी मेरे प्रश्न जो होते हैं सोल्यूशन के चैप्टर के, जिसका नाम है विलयन, उससे सवाल बचते हैं। उनमें काफी चीजें, बहुत लोगों को अणुभार निकालना नहीं आता है। तो हमने आज परमाणु भार के बारे में बात किया अब पिछली जो है कक्षाओं में, और इस कक्षा में मैंने बात किया है आपसे अणुभार के बारे में। अब इसकी अगली कक्षा में हम बात करेंगे मोल अंश के, या क्या कहते हैं मोल अंश नहीं, मोल अंश तो बाद में हम बताएंगे। मोल की संख्या के बारे में बात करेंगे कि मोलों की संख्या क्या कहा जाता है। थैंक यू आप सभी लोगों को, धन्यवाद।